जिज्ञासा के चलते गैरी ने इंटरनेट पर कार्डेनेज इलेक्ट्रॉनिक्स खोजा, लेकिन उसे केवल कंपनी के प्रोडक्ट्स ही मिले। ऐसी कोई जानकारी नहीं जो उसकी याददाश्त को जगा सके। किशोर ने हल्की सी सांस छोड़ी और तय किया कि वह अपने दोस्तों के पास जाएगा और बाकी शाम का आनंद लेगा। कल उसके पास अभी भी पर्याप्त समय होगा। हाउलर्स की मदद कैसे करनी है, इस पर सोचने के लिए हॉलवे से गुजरते हुए उसके मन में आखिरी बार की याद ताजा हुई जब वे सभी एक साथ थे। वह वुफ्स पूल क्लब था और गैरी सीधे स्कूल से वहां पहुंचा था क्योंकि काई ने उसे बताया था कि सभी के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है। वेयरवुल्फ को अब भी याद था जब उसने हाउलर्स को स्कूल छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताया था, तो वहां कैसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कुछ समय के लिए उसके लिए गैंग से अलग हो जाना ही बेहतर होगा। खुशकिस्मती से वह मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा देर नहीं चली। एएफए के ट्रायल के लिए कोशिश करने पर सहमत होने के बाद गैरी ने यह सुनिश्चित किया था कि वह गैंग को उसकी सबसे मजबूत स्थिति में छोड़े, काई को एक यूनिक क्लास देकर। लेकिन सबसे यादगार पल वह था जब गैरी ने सच बताया था कि वह वास्तव में क्या है। गाइस, गैरी ने आवाज लगाई और कमरे में मौजूद हर कोई उसकी ओर मुड़ गया। एक जरूरी बात है जो मुझे आप सबको बतानी है। मुझे पता है कि तुम सब मेरे सीक्रेट के बारे में पहले से जानते हो और मैं आभारी हूं कि किसी ने मुझसे इसके बारे में सवाल नहीं किया। जाने से पहले मैं सच साफ करना चाहता हूं। मैं ऑल्टर्ड नहीं हूं, मैं असल में एक वेयरवुल्फ हूं। हाउलर्स की हंसी मजाक से भरा कमरा इस अचानक घोषणा पर पूरी तरह शांत हो गया। हरे बालों वाला किशोर अपने शब्दों और उनकी फ्रेमिंग पर इतना केंद्रित था कि वह भूल गया व्हाइट भी कमरे में मौजूद है। पूल क्लब उस समय बंद था क्योंकि बारमेड वहीं रहती थी। इसके अलावा टाइलर भी था, हाउलर्स का ड्राइवर, जो हाल के दिनों में यहां ज्यादा आने लगा था, और मिस डेग्रेस, मैरी की मां। अंततः ये सभी लोग हाउलर्स के वर्तमान और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण थे, इसलिए उनसे सच छुपाना भी ठीक नहीं था। गैरी की बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। सच तो यह है कि टाइलर के पैर कांप रहे थे। उसने गैरी की बात को गंभीरता से लिया था और भले ही किसी को पता न हो, उसने वेयरवुल्फ और कर्क की फाइट कई बार देखी थी। खामोशी को सबसे पहले इनू की हंसी ने तोड़ा। वेयरवुल्फ? मतलब फिल्मों वाले क्रीचर्स? इनू बोला, मुझे समझ नहीं आता गैरी। हम तो पहले ही जान चुके हैं कि तुम ऑल्टर्ड हो, फिर इतनी अजीब बात कहकर हमसे झूठ बोलने का क्या मतलब? लेकिन गैंग लीडर की प्रतिक्रिया देखकर साफ था, कोई मजाक नहीं था। मुझे पता है यकीन करना मुश्किल है, गैरी ने जोर देकर कहा, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मैं ऑल्टर्ड नहीं हूं। मैं ये बात पहले बताना चाहता था, पर डरता था। डर था कि कहीं तुम सब मेरे आसपास रहने से डर न जाओ। हम तुमसे क्यों डरेंगे? माई ने पूछा, अभी भी इस अप्रत्याशित खुलासे से पूरी तरह सहज नहीं। क्योंकि जब मैं कंट्रोल खो देता हूं तब क्या होता है, गैरी ने धीमे कहा। एक बार हो चुका है, पार्क में। सबसे पहले जो बात समझा वह हैरानी की बात है, इनू था। सारे पजल पीसेस जुड़ चुके थे। पार्क में जो हुआ था उसे वह कैसे भूल सकता था, जब वे सभी लगभग मारे ही गए थे दो वुल्फ टाइप ऑल्टर्ड की वजह से। काई से बात करते हुए इनू ने इस बारे में अंदाजा लगा लिया था, लेकिन अंदाजे की पुष्टि होना वह अलग बात थी। वे सभी देख सकते थे कि गैरी का मन भारी है। तभी ऑस्टिन खड़ा हुआ। ऑल्टर्ड वेयरवुल्फ, फर्क ही क्या है? बड़े कद का किशोर कंधे उचकाकर बोला। इनू ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर दी, मगर बहस नहीं की। वह वहां मौजूद नहीं था। तुम वही हो, तुमने इस गैंग के लिए बहुत कुछ किया है। मेरा बस एक सवाल है, हम पहली बार रूफटॉप पर मिले थे, तब क्या तुम पहले से वेयरवुल्फ थे? तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम जन्म से वेयरवुल्फ नहीं हो, तो ये कब और कैसे हुआ? हाँ, और अगर तुम वेयरवुल्फ हो, तो क्या तुम जन्म से ऐसे हो? इनू ने जोड़ा, क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारी सिस्टर भी? गैरी इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहा था। वह तैयार था कि उसके दोस्त चीखें, भाग जाएं, उसे मॉन्स्टर कहें, लेकिन हुआ इसके उल्ट। वे बस उसकी कंडीशन को लेकर जिज्ञासु थे। तुम सही हो, गैरी बोला। मैं बहुत लंबे समय से वेयरवुल्फ नहीं हूं, और तुम्हारे सवालों का जवाब तुम मुझसे तभी मिले हो जब मैं बन चुका था। और नहीं, मेरी सिस्टर वेयरवुल्फ नहीं है। सच कहूं तो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही रहे। उम्मीद है तुम समझोगे। ऑस्टिन के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान आ गई। गैरी माइंड रेडर नहीं था, लेकिन अपने दोस्त को वह अच्छी तरह जानता था। तुम सबके पास ढेर सारे सवाल हैं, गैरी ने कहा।
और जब मैं इतना बता ही चुका हूं तो शुरुआत से बताता हूं। उसने उस रात की पूरी कहानी सुनाई जब वह ट्रांसपोर्टर था। फिर पार्क वाले दिन की डिटेल्स जहां उनमें से ज्यादातर मौजूद थे। अब उन्हें फुल मून और उस दिन उसे झेलनी पड़ने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता चल गया। एक बात उसने नहीं बताई, वेयरवुल्फ सिस्टम के अस्तित्व के बारे में। वह एक पूर्ण एनिग्मा था और उसे नहीं लगा कि इसके बारे में जानना किसी की मदद करेगा। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में ओलिविया और काई, दोनों वेयरवुल्व्स, भी नहीं जानते थे। कहानी खत्म होने पर किशोर बार पर बैठ गया और पहली बार सच में आराम किया। उसने गहरी सांस ली, मानो कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। गैरी, धन्यवाद। माई ने आखिरकार कहा, उस दिन के लिए मैंने तुम्हें कभी ठीक से थैंक्स नहीं कहा। जब ट्विंस की वजह से मैं उस कंटेनर में फंसी थी। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ झेला है और यह सब डरावना है, मेरे लिए भी। लेकिन अगर तुम्हारे पास यह पावर ना होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। वह सही कह रही है, इनू ने सहमति जताई। भले ही वह सबसे ज्यादा शॉक था, सच कहें तो वह डरा हुआ था। बिली के साथ जो हुआ था, उसका एक्सीडेंट में टर्न होना उसे और भी डराता था। लेकिन मरी की बातों ने उसे पॉजिटिव्स पर सोचने पर मजबूर किया। सिर्फ मरी ही नहीं, इनू ने आगे कहा, तुमने तो लगभग पूरे स्लो को बचाया है। ये वीडियो पर है। अगर तुम नन होते तो और भी कई लोग मारे जाते और तुम्हारी वजह से ही हाउलर्स आज टॉप गैंग है। हम इस टाउन में सच में चेंज ला सकते हैं। बार के पीछे से मिस डिग्रेस ने एक ड्रिंक निकाली और मेज पर रख दी। मैं एक मां हूं, उसने कहा, और मानो बहुत कम लोग हैं जिन पर मैं अपनी बेटी के लिए भरोसा करूं। तुम उनमें से एक हो और मैं अब भी तुम्हारा ड्राइवर बनना चाहता हूं। टाइलर ने जोश में चिल्लाया, जिससे सब हंस पड़े। ईमानदारी से कहें तो इस सारे सपोर्ट ने वेयरवुल्फ की आंखों में आंसू ला दिए। मां से कनेक्शन टूटने के बाद ऐसे लोग बहुत कम थे जिनके साथ वह ये बर्डन बांध सकता था। उससे भी ज्यादा वह ये बात उससे भी साझा नहीं कर सकता था। इन सब से हर दिन यह सच छुपाना उसे भीतर ही भीतर चोट पहुंचा रहा था। वह हमेशा हाउलर्स की प्रतिक्रिया से डरता रहा था, लेकिन अब देखकर उसे खुद पर थोड़ा मूर्खता महसूस हुई कि उसने इसे इतनी देर तक छुपाए रखा। वैसे काई ने हाथ ताली बजाते हुए कहा, मुझे यह पल तोड़ना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कुछ बातें हैं जो बतानी जरूरी है। न सिर्फ गैरी एएफए के ट्रायल में जाए, यह अब कंफर्म हो चुका है, बल्कि हमें एक बड़ा लीविंग पार्टी भी रखनी चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि कई चीजें सेट करनी होंगी। उसकी सिस्टर के लिए जगह, उसकी मां पर नजर रखने वाले लोग और हाउलर्स की सारी ड्यूटीज। जब वह दूर होगा, हम गैंग को बढ़ाते रहेंगे, और जब वह लौटेगा तो उसे हम शॉक देने वाले हैं। यह सुनकर गैंग के सभी सदस्य मुस्कुरा उठे, व्हाइट भी। सच तो यह था कि जिस दिन गैरी ने ओलिविया से फाइट की थी, व्हाइट ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसने भी इसे अपने तक ही रखा था, क्योंकि वह अपनी जिंदगी अभी एंजॉय कर रही थी। ओह, काई ने अंत में जोड़ा, और जब सीक्रेट्स शेयर करने की बात चल ही रही है, ओलिविया और मैं भी वेयरवुल्व्स हैं। अगली फुल मून की तैयारी शुरू करनी होगी, और उसके लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ दिन बीत चुके थे जब गैरी ने सबको सच बताया था। उस दौरान हालात काफी हद तक ठीक चलते दिख रहे थे। ओलिविया और बाकी हाउलर्स के साथ मिलकर वे स्लफ पर बेहतर कंट्रोल के लिए एक स्ट्रेटजी बना रहे थे। अभी भी कुछ मिड साइज गैंग्स चिंता का कारण थे और मेयर ने अब तक कोई मूव नहीं किया था। लेकिन अंडरडॉग्स के खत्म हो जाने के बाद फिलहाल ऐसा लग रहा था कि सब लोग लो प्रोफाइल में थे। इसी बीच गैरी अपनी सिस्टर के साथ ज्यादा समय बिता रहा था। हालांकि उसने अब तक उसे यह नहीं बताया था कि वह शहर छोड़ने वाला है या गैंग से जुड़ी कोई बात। वह अभी तक खुद को इसके लिए तैयार नहीं कर पाया था, लेकिन उसे पता था कि वह बस अनिवार्य सच को टाल रहा है। आखिरकार वह बड़ा दिन आ ही गया। फुल मून से एक रात पहले हाउलर्स के मुख्य मेंबर्स काफी समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। सच जानने वाले वही लोग थे और मदद भी वही कर सकते थे। इस समय पूरा गैंग अबैंडन्ड पुलिस स्टेशन में रात बिता रहा था। यह पहले अंडरडॉग्स की प्रॉपर्टी थी जो अब हाउलर्स के नए ग्रुप के अधीन आ चुकी थी। यही वह जगह थी जहां कभी गैरी और काई को कैद रखा गया था। फर्क बस इतना था कि इस बार वे सेलर्स में नहीं, बल्कि उस मीटिंग रूम में बैठे थे जहां पुलिस अपने केसेस डिस्कस करती थी। कमरे में सभी बैठे थे, थोड़े नर्वस। उन्होंने यह स्वीकार तो कर लिया था कि उनके गैंग में 3 वेयरवुल्व्स हैं, लेकिन शब्द और हकीकत अलग चीजें होती हैं। उन्होंने काई या ओलिविया को ट्रांसफॉर्म होते नहीं देखा था। गैरी को भी सिर्फ आंशिक रूप में ही देखा था,
जब उसे सामान उठाने में मदद ली गई थी। कमरे में मौजूद थे मैरी, ऑस्टिन, इनू, ओलिविया, गैरी और काई। कुछ और लोग भी सच जानते थे, लेकिन काई ने उन्हें यहां आने से रोका। उसने कारण नहीं बताया, पर उसे यह बहुत जोखिम भरा लगा। ऑलराइट, काई ने हाथ ताली बजाकर सबका ध्यान खींचा। उसके पीछे एक बड़ा टीवी था जिस पर पावर पॉइंट खुला था। शीर्षक था ऑपरेशन फुल मून 2। गेरी की वजह से हमें फुल मून के बारे में जो कुछ पता है वह यह है, अगर हम कुछ नहीं करते तो सब कुछ मिडनाइट से शुरू होता है। हम तीनों इन विशाल मॉन्स्टर्स में बदल जाते हैं जिन्हें वेयरवुल्व्स कहा जाता है। स्क्रीन बदली और उस पर एक कार्टून जैसी वेयरवुल्फ की तस्वीर आई जो बिल्कुल डरावनी नहीं लग रही थी। काई ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि बाकी लोग थोड़ा सहज रहें। उस रात हम अपना दिमाग खो देते हैं। हमें यह नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपनी हंगर मिटाने के लिए हम लोगों को मार सकते हैं। उसने रुककर पूछा, इस हिस्से पर किसी के कोई सवाल? अगली स्लाइड्स में कार्टून कैरेक्टर्स पर हमले और खाने की मजेदार तस्वीरें थीं, लेकिन इस बार वे क्यूट इमेजेस माहौल हल्का नहीं कर पा रही थीं। इनू ने घबराकर हाथ उठाया। मतलब, जो लोग तुम्हारे सबसे पास रहेंगे उनके खाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है? उसके दिमाग में वेयरवुल्व्स के उसे दौड़ाते हुए इमेजेस घूम रहे थे। तुम गलत नहीं हो, काई ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उम्मीद है कि बात वहां तक नहीं पहुंचेगी। देखो, सुबह 6 AM पर सूरज उगता है, चांद गायब होता है और खतरे की रात खत्म। गेरी के मुताबिक उस रात उसका ट्रांसफॉर्मेशन इससे पहले ही खत्म हो गया था। ऑल्टर्ड हंटर्स और व्हाइट रोज एजेंट्स से लड़ाई के बाद वह पूरी तरह थक चुका था। उसका एनर्जी लेवल खत्म हो गया था और वेयरवुल्व्स की एनर्जी का स्रोत है फूड। ओलिविया और खाई दोनों की एपेटाइट अब पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। यह थियरी सही लग रही थी। गेरी का सुझाव है, काई ने आगे कहा, कि हम खुद को पूरी तरह एग्जॉस्ट कर दें और आज फुल मून से पहले कुछ भी न खाएं। यह योजना सही लग रही थी, लेकिन एक समस्या थी। गेरी के पास सिस्टम था। उसे पता चल जाता था कि उसकी एनर्जी कितनी बची है। बाकी दोनों के पास ऐसा कोई संकेत नहीं था। अगर वे भी पहले ट्रांसफॉर्म होकर अपनी एनर्जी खर्च कर सकते तो शायद आसान होता, लेकिन यह भी खतरा था, कहीं वे अपनी नेचुरल अर्जेस के आगे हार न जाएं। और अगर यह काम न करे? ऑस्टिन ने हाथ बांधकर कमरे के कोने की ओर देखते हुए पूछा। वहां कुछ अजीब वेपन्स रखे थे। यही तुम सब काम आओगे, काई बोला। अंडरडॉग्स ने पिछली बार गेरी को यहां अच्छे से रोका था। उनके पास अब भी चेन्स है और जमीन से बांधने के लिए इक्विपमेंट। हम तीनों को अलग अलग सेल्स में बंद किया जाएगा। तुम लोग कैमरा रूम से निगरानी रखोगे। जब फुल मून सेफली खत्म हो जाए तब हमें आजाद कर देना और फिर एक अच्छा मील देना। उसने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा। कैमरा रूम और सेल्स के बीच काफी दूरी है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर तुम्हारे पास एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स होंगे। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है और हमारे खिलाफ काफी असरदार भी। अगर हम ट्रांसफॉर्म हो भी जाएं तो शायद हम कमजोर होंगे। कुछ वार करोगे तो काबू में आ जाएंगे। हाँ, शायद, इनू ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे यकीन नहीं था कि वह किस मुसीबत में कदम रख रहा है। ऑलराइट, काई ने उत्साह से कहा। चलिए नीचे सेल्स में चलते हैं और इस लंबी रात की शुरुआत करते हैं। उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह इस चुनौती का इंतजार कर रहा हो। ओलिविया, खाई और गैरी को खाने का एक भी कण नहीं दिया गया था। भूख का असर अब साफ दिखने लगा था। फुल मून जितना करीब आ रहा था, उनकी सेंसेस उतनी ही ज्यादा अलर्ट हो रही थीं। आह, ये बहुत बुरा है, ओलिविया ने अपनी सेल से चीखते हुए कहा। तीनों को अलग अलग जमीन से चेन्स के सहारे बांधा गया था। वे मेटल बार्स के बीच से एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन चेन की लंबाई इतनी थी कि न वे एक दूसरे तक पहुंच सकते थे, न सामने की सलाखों तक। क्रम था, सबसे पहले काई, फिर गैरी और आखिर में ओलिविया। तुमने तो कभी नहीं बताया था कि मुझे टर्न करने के बाद यह सब होगा, ओलिविया ने शिकायत की। रिलैक्स करोगी? काई ने जवाब दिया। हम तीनों एक ही पेन में हैं और वैसे भी सोचा था महीने में एक बार इमोशंस हाई होने की आदत तो होगी तुम्हें। कसम से, अगर मैं वेयरवुल्फ बनी तो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म करूंगी, प्रिटी बॉय, ओलिविया ने होंठ चाटते हुए कहा। गैरी ने तुरंत उसकी ओर देखा। उसकी नजर सख्त थी, आंखों में हल्की लालिमा उभर आई थी। यह ओलिविया के लिए रिमाइंडर था। उसे वेयरवुल्फ बनाना एक सजा था। सच तो यह था, अगर फुल मून के दौरान वह कंट्रोल में न रही या उन्हें उसे रोकना असंभव हुआ तो गैरी उसे खत्म कर देगा।
वह दूसरा बिली नहीं चाहता था, कभी नहीं। हालांकि ओलिविया ने उनकी बहुत मदद की थी, पींसर गैंग के साथ, उसकी सिस्टर की सुरक्षा में और कर्क के खिलाफ लड़ाई में भी। फिर भी उसके पुराने अपराध माफ नहीं हुए थे। बस इतना था, वह मरी हुई से जिंदा ज्यादा उपयोगी थी। ओलिविया को याद था जब उसने पहली बार टर्न होने के बाद गैरी को चैलेंज किया था। अंडरडॉग्स के खिलाफ लड़ाई देखने के बाद वह जानती थी दोबारा उससे भिड़ना ठीक नहीं, और फिलहाल उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। स्लफ की टॉप गैंग का हिस्सा बनना बुरा नहीं था। बस ये रात छोड़कर तीनों कुछ देर चुप रहे, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए। वे पेट में उठती जलन को भूलने की कोशिश कर रहे थे। खाई ने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी, हवा में पंचेस, पुशअप्स, जितना हो सके एनर्जी खर्च करने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद वह भी बेहद कमजोर महसूस करने लगा। वेयरवुल्फ के लिए सिर्फ पूरे दिन जागे रहना ही सामान्य इंसान से ज्यादा एनर्जी लेता था, इसलिए उन्हें इतना खाना पड़ता था। गैरी ने सिस्टम के जरिए देखा, उसकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी लेवल से नीचे जा चुकी थी। अगर बाकी दोनों ने भी उतनी ही एनर्जी खर्च की थी तो वे भी सेफ होने चाहिए। लेकिन असली परीक्षा अभी थी। बस 1 मिनट और, इन्नू ने एंटी ऑल्टर्ड स्पीयर को कसकर पकड़ते हुए कहा। हाँ, अब पता चलेगा कि प्लान काम करता है या नहीं। मैरी ने दरवाजे की ओर देखते हुए जवाब दिया। दरवाजा अंदर से बोल्ट किया गया था और उसके आगे भारी सामान भी लगा दिया गया था, सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पर। यह दोधारी तलवार थी। अगर भागना पड़ा तो मुश्किल होता, लेकिन अंदर आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। वेपन्स के साथ उन्हें भरोसा था कि वे कंट्रोल कर लेंगे। 3 वो हैं और 3 हम, ऑस्टिन ने कहा। अगर तीनों टर्न हो गए तो। इन्नू ने सिर हिलाया, वह भी यही सोच रहा था। लेकिन मरी को गैरी पर भरोसा था। उसने कहा था, उसे लेकर चिंता मत करो, बस बाकी 2 पर नजर रखना। बीप। फोन्स पर सेट अलार्म ने मिडनाइट का संकेत दिया। एक फोन सेल के अंदर भी रखा था ताकि उन्हें समय पता रहे। करीब 30 सेकंड बीते। गैरी ने गहरी सांस छोड़ी। इट इज द नाइट ऑफ द फुल मून। The power of the moon is at its fullest, your bloodlust is at its max, there is not enough energy for you to transform. मिडनाइट के साथ ही तीनों ने अपने शरीर में एक अजीब झटका महसूस किया, जैसे भीतर कुछ फट पड़ना चाहता हो। लेकिन कुछ ही क्षण बाद शरीर शांत हो गया, मानो उसने समझ लिया हो कि वह ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। काम कर गया, सच में काम कर गया। काय मुस्कुराया। अभी नहीं, गैरी ने धीमे कहा। असली मुश्किल अब शुरू होती है। और वह सही था। उन्हें 6 घंटे और झेलने थे, ऐसी भूख और दर्द के साथ जो असहनीय था, जैसे महीनों की स्टार्वेशन एक ही पल में थोप दी गई हो। दर्द उनके सिर में, पेट में, नसों में दौड़ रहा था। फोकस करना मुश्किल हो गया। कई बार शैकल्स जमीन से टकराने की आवाज गूंजी। लड़ते रहो। कैचिलिविया सबसे ज्यादा तड़प रही थी। उसकी चीखें गूंज रही थीं। मुझे बाहर निकालो, निकालो। चेन्स खींचते खींचते उसकी कलाइयों से खून रिसने लगा। समय का अंदाजा खो गया था। मिनट घंटों जैसे लग रहे थे। तभी गैरी ने ऊपर देखा। क्या 6 AM? हमने कर दिखाया। कुछ सेकंड बाद बाकी लोग कमरे में आए, हाथों में रॉ स्टेक्स और साथ में वेपन्स। वे कुछ मिनट और रुके, सिर्फ सुनिश्चित करने के लिए। कई बार उनका मन हुआ कि अंदर जाकर मदद करे, लेकिन वे जानते थे यह सब उनकी सेफ्टी के लिए था। ऑस्टिन ने पहले ओलिविया की सेल खोली। जैसे ही वह पास पहुंचा, ओलिविया ने छपट्टा मारा और उसके हाथ से खाना छीन लिया। वो लगा था अभी सिर उड़ा दोगी मेरा। ऑस्टिन पीछे हट गया, स्पीयर सामने ताने हुए। लगता है बस भूखी थी। बाकी लोग भी सेल्स खोलने को तैयार थे, तभी एक गहरी भयानक ग्राउल गूंजी। गाइस, ये हो रहा है। वह तुरंत बाहर निकला और दरवाजा जोर से बंद कर लॉक कर दिया। हो रहा है? क्या? कैसे? गैरी के दिमाग में सवाल दौड़ पड़े। 6 बज चुके हैं, फिर भी? कारण जो भी हो, ओलिविया का शरीर बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह अपने विशाल काले फर वाले रूप में बदल चुकी थी। सबने तुरंत वेपन्स तान दिए केज की ओर। तुम लोग क्या कर रहे हो? भागो! काय चिल्लाया। भागें? मरी ने जवाब दिया। और तुम्हें 2 को इसके साथ कमरे में छोड़ दें? ये ऑप्शन नहीं है। फुल मून से पहले ही गैरी ने काय और ओलिविया को बता दिया था कि उसे लगभग 100% यकीन है, अगर वे खुद को भूखा रखें और अपनी एनर्जी काफी नीचे गिरा दें, तो वे फुल मून की रात ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन काय ने अपने लीडर की बात को पूरी तरह अंतिम सत्य नहीं माना। उसने स्टार्वेशन से निपटने के कुछ अपने थ्योरीज बनाए और सुझाव दिया कि वे उन्हें आजमाएं, ताकि अपनी कंडीशन को बेहतर समझ सकें। चिट्ठियां डालकर तय हुआ,
ओलिविया 70 घंटे पहले से लगभग बिना खाए रहेगी, यानी वह तीनों में सबसे ज्यादा भूखी होगी। शिकायतें उसने बहुत की, लेकिन मिडनाइट तक वह काफी कंट्रोल में थी। अग्रेशन के साइंस उसने आखिर में ही दिखाए थे। गैरी ने फुल मून से एक दिन पहले मीट खाना बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, मिडनाइट से पहले उसने कई बार क्लॉ ड्रेन इस्तेमाल किया ताकि अपनी एनर्जी और नीचे गिरा सके। खाई ने भी पूरे दिन कुछ नहीं खाया। सेल के अंदर भी वह लगातार एक्सरसाइज करता रहा, पुशअप्स, पंचेस, हर तरीका जिससे एनर्जी खर्च हो सके। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थी कि हथेली से खून निकल आया था, वह भी बिना ट्रांसफॉर्म हुए। जैसे जैसे वह थकता गया, हर छोटी आवाज उसे इरिटेट करने लगी। टपकते पानी की हल्की ध्वनि, गैरी और ओलिविया की सांसें, सब कुछ। लेकिन गुस्से में फट पड़ने की बजाय बीटा वेयरवुल्फ बस एक्सरसाइज करता रहा, अपनी फीलिंग्स को भीतर दबाकर। ऐसा दर्द उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। गैरी ने दाहिनी ओर देखा। ओलिविया का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। उसकी त्वचा पर काला फर फैलने लगा था। मुंह का आकार बदल रहा था। यह साफ था, यह बदलाव खाने की वजह से हुआ। लेकिन सवाल था क्यों? क्या हमारे मेथड्स की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्फा वेयरवुल्फ ने सोचा। भूख से उसका दिमाग सुस्त हो रहा था। इतना सा खाना ट्रांसफॉर्म के लिए काफी नहीं होना चाहिए था। फिर क्या है? क्या उसकी क्लास की वजह से? या मुझे कुछ पता नहीं? जल्दी मुझे खाना दो ताकि मैं उस वेयरवुल्फ को खत्म कर सकूं। काय ने असामान्य अंदाज में चिल्लाया। यह पहली बार था जब वे उसे ऐसे देख रहे थे। उसकी पेशेंस अब जवाब दे रही थी। तुम्हें खाना देंगे? जो अभी हुआ उसके बाद? भूल जाओ। इन्नू ने पलटकर जवाब दिया। तीनों झिझक रहे थे। ओलिविया अब पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। उसके मुंह से लार टपक रही थी। नजरें उन तीनों पर जमी थी। भागना चाहते थे, लेकिन भागना विकल्प नहीं था। उन्हें पता था चेन्स और बार्स उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। इस हालत में ओलिविया शायद गैरी और खाई को भी बस फूड समझे। अगर रुक रहे हो तो अभी अटैक करो, गैरी ने आदेश दिया। यही मौका है, जल्दी चेन्स टूटने से पहले। झिझक के बाद ऑस्टिन ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उसने गेट खोला और स्पीयर सीधा ओलिविया के शरीर में घोंप दिया। चमकती स्पार्क्स उड़ी। वह गुर्राई और ज्यादा भड़क उठी। लेकिन तुरंत दो और स्पीयर्स लगे, तीनों वार एक साथ। उसका पूरा शरीर रोशनी में नहाया। एक तेज ग्राउल निकली और धीरे धीरे उसका विशाल रूप सिकुड़ने लगा। उनकी आंखों के सामने लेडी बॉस वापस ह्यूमन फॉर्म में आ गई। उसके कपड़े कई जगह से फट चुके थे। गैरी ने भीतर ही भीतर सोचा, माफ करना, एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स कितना दर्द देते हैं मैं जानता हूं, लेकिन रिजल्ट से बहस नहीं की जा सकती। अंडरडॉग्स ने इन्हीं से मुझे भी बेहोश कर दिया था, जबकि तब मेरे पास थोड़ी एनर्जी बची थी। इतना कम खाया है, अब ये दोबारा नहीं होगा, कम से कम अभी तो नहीं। हे, सब ठीक है? जवाब दो। मुझे इग्नोर करना बंद करो। काय तीसरी सेल से चिल्लाया। तुमने अच्छा काम किया था, गैरी ने कमजोर आवाज में कहा। लेकिन अब तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं। लगता है मैं पहले गलत था। जो खाना तुम पकड़े हुए हो वह हमारी मदद नहीं कर रहा, उल्टा हमारे लिए और मुश्किल बना रहा है। हम खाना ले जाते हैं, यहीं से निगरानी करेंगे। सिर्फ खाना नहीं। गैरी ने सिर हिलाया। वे समझ गए। बिना दोबारा पूछे कमरे से निकल गए, मॉनिटर रूम की ओर। जाते हुए उनके मन में वही ख्याल था, आज बहुत बड़ा हादसा टल गया। करीब आधे घंटे बाद ओलिविया होश में आई। चेन्स अब भी उसकी कलाई और टखनों में थी, खास तौर पर एडजस्ट होने वाली बनाई गई थी। मैं टर्न हो गई थी, है ना? उसने धीमे पूछा। जब हुआ तब मैं खुद में नहीं थी, लेकिन अब थोड़ा याद आ रहा है। अच्छा हुआ उन्होंने रोक दिया। तुमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, गैरी ने जवाब दिया। इस बार छोड़ रहा हूं। कम से कम अब पता है अगली बार क्या नहीं करना है। अभी कैसा लग रहा है? हंग्री, बहुत ज्यादा हंग्री। याद है मैंने कुछ खाया, लेकिन जैसे खाया ही नहीं। सच कहूं तो भूख कल से ज्यादा नहीं लग रही, पर जैसे ही स्मेल आई मैंने सोचा तक नहीं, बस छपट पड़ी। तुम दोनों चुप रहोगे? खाई फिर चिल्लाया। इतना बोल रहे हो कि फोकस नहीं कर पा रहा। अब तक गैरी को लगता था खाई का तरीका बेहतर है। वह और गैरी दोनों ओलिविया से बेहतर हंगर सह रहे थे, शायद क्योंकि उन्होंने कम समय से स्टार्वेशन की थी। लेकिन खाई के इस आउटबर्स्ट के बाद गैरी को यकीन नहीं रहा। शायद यह गैरी का दूसरा फुल मून था, इसलिए वह संभल पा रहा था। या शायद वह अपने पैक की चिंता में खुद को काबू में रखे था। शायद खाई अब तक इसलिए टिका था क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट मजबूत थी।
या आज से पहले की तैयारी की वजह से। जो भी कारण हो, गैरी का दिमाग एक ही दिशा में इशारा कर रहा था। गाइस, सुन रहे हो ना? उसने ऊंची आवाज में कहा। शायद मैं एक और बात में गलत था। पिछली बार मेरे साथ जो हुआ उससे लगा था कि हम इसे रात भर झेल सकते हैं, लेकिन अब मुझे डर है कि मामला सिर्फ रात का नहीं है। वह रुका, गहरी सांस ली। हमें शायद पूरे दिन तक यह सहना पड़ेगा। फुल मून की रात, या यूं कहें फुल मून का दिन, कमरे में मौजूद हर वेयरवुल्फ की मेंटल स्ट्रेंथ पर बेहिसाब दबाव डाल रहा था। हालात पहले ही मुश्किल थे, लेकिन जैसे जैसे समय 6 AM के करीब पहुंच रहा था, सबको हल्की सी राहत महसूस होने लगी थी, मानो ये सब अब खत्म होने वाला हो। लेकिन जैसे ही गैरी ने यह संभावना जताई कि शायद उन्हें यही स्थिति पूरे दिन झेलनी पड़े, सब कुछ बदल गया। अगर बात बस कुछ घंटों की होती तो अलग बात थी, मगर यह तो आत्मा को तोड़ देने वाला था। ऑलराइट गैरी, समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन हो सकता है तुम गलत हो। खाई ने 1 मिनट की खामोशी के बाद कहा। उसने अपनी कफ्स तोड़ने की कोशिश में अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी, मगर वह इतना थक चुका था कि उसकी कोशिशें सिर्फ कोशिशें ही रह गई। हर झटके के साथ वह और एग्जॉस्टेड होता जा रहा था। पसीना उसके माथे से बहकर फर्श पर टपक रहा था। किस बात में गलत? गैरी ने पूछा। वह खुद भी दर्द पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त वह सिर्फ इसलिए टिक पा रहा था क्योंकि वह डरा हुआ था। अल्फा वेयरवुल्फ होने के नाते और उन सब में से अकेला जो पहले यह सब झेल चुका था, वह यह नहीं दिखा सकता था कि वह भी अंदर से टूट रहा है। तुम्हारी थियरी में अगले 6 घंटे में हमें थोड़ा फूड दे दो। ये 6 घंटे तुम्हारे अनुमान से ज्यादा है, फिर सब ठीक रहेगा, है ना? खाई ने मानो सौदेबाजी की। गैरी चुप रहा। हो सकता था कि यह काम कर जाए, लेकिन कोई भी टेस्ट बक्स की जान जोखिम में डाल सकता था। स्टॉप किंग इग्नोरिंग मी। क्या गर्जा? रिकॉर्डिंग रूम में बैठे बाकी लोग ये सब देख रहे थे। शांत स्वभाव वाले इस टीनेजर को इस हालत में देखकर वे खुद को अजीब सा मनोरंजन महसूस करते पाए। इन्होंने तो मजाक में कहा कि इस फुटेज को संभाल कर रखना चाहिए, भविष्य में खाई के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वह सचमुच किसी और इंसान जैसा लग रहा था। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, गैरी ने सिर उठाते हुए कहा। फिर उसने कैमरा की तरफ देखा। ध्यान से सुनो, जो मैं अभी कह रहा हूं वही फॉलो करना। इसके बाद मैं जो भी कहूं उसे इग्नोर करना। हो सकता है तब तुमसे कोई और मैं बात कर रहा हो। खाई की हालत देखकर गैरी को डर था कि कुछ घंटों में वह खुद भी ऐसा ही व्यवहार करने लगेगा। हर 2 घंटे में आना और हमें थोड़ा थोड़ा फूड देना। लेकिन ओलिविया को जितना दिया था उससे कम। हमारी एनर्जी पहले से लो है। अगर हम पूरे दिन कुछ नहीं खाएंगे तो सच में मर सकते हैं। और केज के अंदर मत आना, बस फूड फेंक देना ताकि हम खुद उठा सकें। हो सकता है तुम्हें गलत लगे, जैसे तुम हमें जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो, लेकिन अभी हम जंगली जानवरों से बदतर हैं। गैरी को पता था कि थोड़ा फूड मिलने से हंगर और भड़क सकती है। वह यह भी तय नहीं कर पा रहा था कि ओलिविया को इस प्लान से अलग रखा जाए या नहीं। अभी वह ठीक लग रही थी, मगर आगे क्या होगा कौन जानता था। और अगले दिन मिडनाइट से 2 मिनट पहले खाई को फीड करना, तब तक फीड करना जब तक वह फुल न हो जाए। अगर उसके टर्न होने के कोई साइंस दिखें तो बिना हिचकिचाहट उसे जैप करना। अगर मेरी थियोरी सही है तो इवन अगर वह टर्न भी होने लगे, तुम्हें सिर्फ 1 मिनट सर्वाइव करना होगा। इंस्ट्रक्शन साफ थी। इस बार खाई और गैरी दोनों की तरफ से बेहद तेज कराहने की आवाजें आने लगीं। ओलिविया दर्द में थी, लेकिन वह ज्यादा शोर नहीं कर रही थी। 2 घंटे बाद ऑस्टिन और बाकी लोग आए। उन्होंने गैरी की बात मानी, बस थोड़ा सा फूड फेंक दिया। टाइमिंग इतनी सटीक थी कि तीनों लगभग फर्श पर ढह गए, जैसे शरीर में जान ही नहीं बची हो। उनकी स्किन का रंग थोड़ा लौटने लगा, थोड़ी एनर्जी भी वापस आई, मगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और जैसे गैरी ने चेतावनी दी थी, तीनों वेयरवुल्व्स अब उन्हें मनाने की हर कोशिश कर रहे थे कि उन्हें छोड़ दिया जाए या और फूड दिया जाए। खाई सबसे बुरा था। कभी वह उन्हें हर ख्वाहिश पूरी करने का वादा करता, कभी हाउलर से निकालने की धमकी देता, यहां तक कि उनके लव्ड वंस को नुकसान पहुंचाने की भी बात करता। सुनना मुश्किल था, लेकिन वे खुद को याद दिलाते रहे, यह हंगर बोल रही है। गैरी की एक और बात सही निकली। फूड खाने के बाद दर्द और बढ़ गया। उस छोटे से स्वाद ने उनकी भूख को और भड़का दिया था। सिर्फ ओलिविया की नहा चला था कि यह कोइंसिडेंस नहीं था। शायद उसके पहले फास्टिंग करने से फर्क पड़ा था। वही अकेली थी जिसने बाकी सबसे अलग कुछ किया था। दिन लंबा और ऑस्टिन और बाकी लोग भी थक चुके थे,
पूरे दिन शिफ्ट्स में जागते रहे, बस 2 घंटे की नींद लेकर केज के पास जाते समय वे तीनों साथ ही जाते। उन्होंने तय किया था कि सबसे सेफ तरीका है। इसका मतलब था वे भी ठीक है सोन ही पार। ऑलराइट, 5 मिनट बचे हैं मिडनाइट में। इन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो करते हैं। वे फिर रॉ फूड लेकर आए। इनू और ऑस्टिन के हाथों में स्पीयर्स तैयार थी, किसी भी पल खाई पर वार करने के लिए। मेरी फूड फेंकने के लिए आगे बढ़ी। उसने ढेर सारा फूड खाई के सामने फेंका। खाई ने तुरंत खाना शुरू कर दिया, आसपास की दुनिया से बेखबर। मेरी ने जमीन से स्पीयर उठाई और उसे खाई की तरफ तान दिया। बस किसी भी साइन का इंतजार था। प्लीज टर्न मत होना, इनू बुदबुदाया। खाई अविश्वसनीय गति से खा रहा था। अचानक वह रुक गया। एक पल के लिए सबके दिल की धड़कन रुक सी गई। स्क्रू दिस, इनू चिल्लाया और बिना जोखिम लिए स्पीयर आगे बढ़ा दी। लेकिन बीटा वेयरवुल्फ तैयार था। खाई ने स्पीयर हेड को ठीक नोक के नीचे पकड़ लिया। उसने सिर उठाया। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसकी आंखें अब नीली थी। वे सीधे इनू की तरफ घूर रही थी। जैसे ही खाई ने स्पीयर पकड़ ली, इनू ने तुरंत उसे पीछे खींचने की कोशिश की। एंटी ऑल्टर्ड वेपन सिर्फ स्पीयर की नोक से काम करती थी। जब तक उसका सिरा सीधे टारगेट को न छुए, वह सिर्फ हवा को ही इलेक्ट्रोक्यूट करती। धत्तेरे की ये ताकत कैसी है? ये दुबला पतला ब्लॉन्ड लड़का पहले कभी मुझे इतनी आसानी से पछाड़ नहीं सकता था। इनू के मन में आया, लेकिन अगले ही पल उसका गला सूख गया। खाई की पूरी अटेंशन उसी पर थी। वे नीली आंखें सीधा उसे घूर रही थी और इनू समझ गया वह भयंकर खतरे में है। Why the fuck does it always have to be me? Help me, guys! इनू चीखा, स्पीयर को नीचे दबाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए। उसे पता था, इस पल वेपन छोड़ना मतलब सीधा मौत को गले लगाना। खुशकिस्मती से वह अकेला नहीं था। जैसे ही बाकी दो ने खाई की आंखें देखी, वे दौड़कर आए और अपनी स्पीयर्स वेयरवुल्फ के शरीर में घोंप दी। नोक से स्पार्क्स निकलने लगे। ओलिविया की तरह उसका पूरा शरीर बिजली चमक में जगमगा उठा, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। ओलिविया की तरह ह्यूमन फॉर्म में लौटने के बजाय खाई हर सेकंड और बड़ा होता जा रहा था। अर्श! उसके मुंह से गुर्राहट निकली। उसकी पीठ चौड़ी होने लगी। फोर आर्म्स बदलने लगे। ग्रे फर उसकी त्वचा पर उगने लगी, पहले बाहों पर, फिर चेहरे तक। ट्रांसफॉर्मेशन ओलिविया और गैरी से थोड़ा अलग था। उसका स्नाउट उतना बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसके नुकीले केनाइन टीथ किसी भी तरह कम डरावने नहीं थे। इनू स्पीयर पकड़े रहा, लेकिन खाई के झटके से वह लगभग घसीटा जाने लगा। आखिरी पल में उसने स्पीयर छोड़ दी। अब उसके पास बचाव के लिए कुछ नहीं था। ऑस्टिन और मरी ने वेपन्स हाईएस्ट सेटिंग पर रखे हुए थे, फिर भी खाई सीधा खड़ा हो चुका था। चेन्स उसे मुश्किल से थामे हुए थी। बाहर निकलो! गैरी अपनी सेल से चिल्लाया। मुझे तुरंत छोड़ो, यही हमारा आखिरी मौका है। तीनों ने उसकी बात मानी और केज से बाहर भागे। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। इन्होंने अनचाहे ही पीछे मुड़कर देखा। होली शिट, उसने कफ्स ही नहीं तोड़ी, पूरा फ्लोर उखाड़ दिया। वह अविश्वास में चिल्लाया। ऑस्टिन ने केज खोली। मेरी चाबियों के गुच्छे में सही की ढूंढने लगी। आउटर डोर की, चेन्स की। मैरी, जल्दी करो! कोशिश कर रही हूं। उसके हाथ कांप रहे थे। सही चाबी मिल ही नहीं रही थी। दाई तरफ से फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ग्रे वेयरवुल्फ सीधे उनकी ओर आने के लिए बार्स में अपने शरीर से टक्कर मार रहा था। लोहे की सलाखें बाहर की तरफ मुड़ने लगीं। गैरी, अगर हमने तुम्हें छोड़ भी दिया, तो तुम उसे कैसे रोकोगे? अगर तुम्हें फूड देंगे, तो तुम भी उसी जैसे नहीं बन जाओगे? इनू ने घबराकर पूछा। मुझे उसे हराना नहीं है, गैरी ने जवाब दिया। बस 1 मिनट रोकना है, जब तक मिडनाइट न हो जाए। खाई दूसरी बार बार्स पर वार करने को तैयार था। इस बार शायद वे नहीं टिक पाएंगे। तभी उसने अपना हाथ उठाया। उसके क्लॉज और लंबे और ज्यादा शार्प हो गए। अब इसे दिमाग चलाना था, ऑस्टिन बुदबुदाया। सक्सेस, तुम फ्री हो, मरीज ने कहा। गैरी आजाद होते ही खाई की तरफ मुड़ा। एक फुल वेयरवुल्फ का सामना करना ही काफी डरावना था और उसके पास सिर्फ 7 पॉइंट्स एनर्जी बची थी। फिर भी उसके पास विकल्प नहीं था। वह अपने दोस्तों के पास से दौड़ता हुआ निकला और आर्म्स पर कंट्रोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। बस मेरी एंड्योरेंस साथ दे। ये सब मेरी गलती है। अगर किसी को चोट लगनी है तो वह मैं हूं। जब मैंने तुम्हें बनाया था, खाई, तब जानता था एक दिन सामना करना पड़ सकता है, पर चाहता था बात यहां तक न पहुंचे। खाई ने छलांग लगाई और केज पर वार किया। उसके क्लॉज ने बार्स को ऐसे काटा जैसे गर्म चाकू मक्खन को, लेकिन टक्कर की वजह से उसका मोमेंटम थोड़ा टूट गया। गैरी ने ट्रांसफॉर्म्ड आर्म से उसे पकड़ लिया और नीचे दबा दिया। मेरी और ऑस्टिन ने मौका देकर उसकी रिब्स पर वार किए।
इनू भी अपनी स्पीयर उठा लाया और शामिल हो गया। खाई दर्द से हुआंक उठा और आंखें बंद कर लीं। गैरी ने उसे जमीन पर गिराकर क्लॉ से उस पेट पर वार करने शुरू कर दिए। वही आवाज है। मिडनाइट हो गया। इनू खुशी से चिल्लाया। You have survived a full day of the moon. The moon no longer empowers you. गैरी ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था जब तक खाई ह्यूमन फॉर्म में न लौट आए। खाई, गैरी ने पुकारा, शायद आवाज उसके दोस्त तक पहुंच जाए। लेकिन खाई की आंखों में अब भी जंगली जिद थी। धत तेरे की, कुछ सुन नहीं रहा, मुझे फूड दो, मैं उसे सबमिट करवाऊंगा। ऑस्टिन ने तुरंत फूड उसकी ओर फेंका। गैरी ने एक हाथ से हवा में पकड़ लिया, लेकिन उसी पल खाई ने पैरों से उसे धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया। Skill activates in mind minergy. Transformation has begun. गैरी का पूरा शरीर बदलने लगा। ब्राउन फर उसे निकलने लगी। वह चारों पैरों पर दौड़ता हुआ ग्रे वेयरवुल्फ की ओर झपटा। खाई भी उसी अंदाज में दौड़ा। दोनों आपस में भिड़े एक दूसरे की बाहें पकड़ ली। ताकत में फर्क साफ था। गैरी ने उसके हाथ मरोड़े, घुटनों पर आ गया। गैरी ने उसे छाती से उठाकर कंधे के ऊपर से फेंका और जमीन पर पटक दिया। फौरन उसके सीने पर पैर जमा दिया। कुछ और जोरदार स्टॉम्प्स और असर दिखा। खाई का ट्रांसफॉर्मेशन ढीला पड़ने लगा। उसका शरीर सिकुड़ने लगा। ग्रे फर पीछे हटने लगी। बेटा वुल्फ वापस इंसान बनने लगा। अब समझ आया कि तुम लीडर क्यों हो, लेकिन अगर हर महीने तुम्हें यह सब झेलना पड़ता है तो मैं इंसान ही ठीक हूं, इनू ने कहा। मेरी और ऑस्टिन ने भी सहमति में सिर हिलाया। भयानक दिन आखिर खत्म हो चुका था। तीनों फर्श पर ही फैल गए। पिछले यही घंटों की घुटन, नींद की कमी और शरीर से उतरती एड्रेनलिन, सबने उन्हें पूरी तरह खाली कर दिया था। अपनी एनर्जी भरने के बाद गैरी ने सावधानी से ओलिविया को कुछ मीट खिलाया। जब उसे यकीन हो गया कि वह फिर से फेरल नहीं होगी, उसने उसे खाए पर नजर रखने को कहा और खुद एक एक कर अपने दोस्तों को ऊपर आरामदायक जगह पर ले गया। उसने फोन उठाया और टाइलर को कॉल किया। बर्गर्स, पिज्जा और बाकी जंक फूड लाने को कहा, लेकिन टाइलर ने हंसते हुए बताया कि जरूरत नहीं है। मैरी ने पहले ही अपनी मां को बता दिया था कि उनका काम पूरे दिन चलेगा। मिसेस डिग्रेस ने व्हाइट की मदद से हाउलर्स के लिए पूरा फीस्ट तैयार कर रखा था। बस उनके लौटने का इंतजार था। कुछ ही देर में खाना टेबल पर सज चुका था। मैरी, ऑस्टिन और इनू ऐसे टूट पड़े जैसे उनकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। पिछले 60 घंटों जैसा एहसास वे दोबारा कभी नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद गैरी नीचे गया, जहां खाई और ओलिविया उसका इंतजार कर रहे थे। ग्रे वेयरवुल्फ अभी भी घायल था, लेकिन उनके शरीर की हीलिंग स्पीड साफ दिखा रही थी कि वह खुद ही ठीक हो जाएगा। शायद ओलिविया पिछली बार इसलिए ज्यादा प्रभावित हुई थी क्योंकि उसने पहले कई दिन फास्ट किया था। खाई ने एनालिसिस किया। वह पहले से लाए हुए नए कपड़ों में था। उसने अपने शरीर को दर्द की आदत डाल दी थी। हालांकि इस बार कुछ भयानक नहीं हुआ, लेकिन हमें इससे सीखना होगा। गैरी, अगली फुल मून पर शायद तुम यहां नहीं रहोगे। अगर आज तुम नहीं होते तो बस इतना कहूंगा, मुझे और ओलिविया को बहुत कुछ माफी मांगनी पड़ती। सफलता के बावजूद गैरी के मन में हल्की बेचैनी थी। अगली बार एएफए उसे आने देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। क्या अभी उन्हें अकेला छोड़ना सही होगा? हम ठीक रहेंगे ब्रैट। ओलिविया ने उसकी बदलती भावनाएं पढ़ ली। बस हमें एक बड़ा और मजबूत जगह चाहिए। अब जब मैंने खुद ये झेला है, मुझे पता है क्या करना है। अगली बार के लिए मेरे पास प्लान है। मेरे पास भी, काय ने जोड़ा। बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हाउलर्स अपने दम पर अच्छा कर रहे हैं। तुम्हारे तरीकों की वजह से स्लो के बिजनेसेस खुद हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंफर्म्ड ऑल्टर्ड है। बाकी गैंग्स सिर्फ हमें कोस सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आमतौर पर बड़े गैंग्स दूसरों को दबाते हैं, और हम उल्टा कर रहे हैं। पैसे भले बहुत नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के लिए काफी है, और तुम्हारे कहे इंतजाम भी हो चुके हैं। तुम्हारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अब बस तुम्हें उसे सच कहना है। थोड़ी देर बाद तीनों वेयरवुल्व्स ऊपर लौटे। हाउलर्स का फीस्ट जारी था। तीनों वार्डन्स खाई को उसकी हैंग्री फेस की हरकतें याद दिला रहे थे। खाई चुपचाप माफी मांगता रहा, लेकिन ओलिविया के उठते ही गैरी भी पीछे चला गया। एक काम था जिसे वह बहुत समय से टाल रहा था। टूटी हुई अपार्टमेंट बिल्डिंग का दरवाजा, टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां और डेम परिवार का दरवाजा जिसके नंबर तिरछे लटक रहे थे। बचपन से यही घर था, लेकिन अब जाने का वक्त आ गया था। दरवाजा खोलते ही उसने एमी को लिविंग रूम में टीवी के सामने सोते पाया। दरवाजे की चरमराहट से वह गई। हे, तुम आ गए।
एमी ने उनींदी आवाज में कहा। पिछले कुछ दिन वो अकेली थी। माँ हॉस्पिटल में, स्टेसी मर चुकी, और गैरी घर पर मुश्किल से। पहले जो फ्लैट तंग लगता था, अब खाली और बड़ा महसूस होता था। गैरी के गंभीर चेहरे ने उसे पूरी तरह जगा दिया। क्या हुआ? मम के बारे में है? उसने घबराकर पूछा। नहीं नहीं, मम ठीक है, बल्कि उन्हें बेहतर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या? लेकिन कैसे? हमारे पास पैसे नहीं हैं। एमी की आवाज कांपी। हेल्थ केयर मुफ्त नहीं था। इसी बारे में बात करनी थी, गैरी ने कहा। एमी के दिल की धड़कन तेज हो गई। यहां बहुत बदलाव होंगे, गैरी बोला। मैं मॉम या डैड नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें सिपन में नया अपार्टमेंट मिलेगा। वहां व्हाइट के साथ रहोगी। तुम उसे वुल्फ्स पूल क्लब में मिल चुकी हो। सारे बिल्स भर दिए जाएंगे। तुम्हें वीकली अलाउंस भी मिलेगा। अगर स्टेसी की वजह से तुम्हें स्कूल बदलना है, तो वह भी हो जाएगा। जो भी चाहिए, बस कहना। का सबसे महंगा डिस्ट्रिक्ट, एक अजनबी के साथ रहना, अचानक सब बदल जाना। लेकिन एमी ने एक बात पकड़ ली। गैरी, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम जा रहे हो। क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? यही सबसे कठिन हिस्सा था, गले में अटका हुआ शब्द। आखिर उसने कह दिया, मुझे माफ करना एमी, मैं एएफए जा रहा हूं। एमी को एक पल लगा समझने में कि गैरी क्या कह रहा था। वह लड़ाई झगड़े या टूर्नामेंट्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन उसने ये नाम पहले सुना था। अचानक उसके दिमाग में बात जुड़ गई। ऑल्टर्ड फाइटिंग एकेडमी? लेकिन यह कैसे हो सकता है? तुम तो वाकई अधूरा रह गया। उसके दिमाग में वे सारे दृश्य घूम गए। खून से सने कपड़े, गैरी का अचानक मुश्किल हालात संभाल लेना, अचानक आया पैसा, सब कुछ। गैरी ने शांत स्वर में कहा, मैं एक कॉरपोरेशन के साथ काम कर रहा हूं। उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। अब मैं ऑल्टर्ड हूं, लेकिन डील का हिस्सा है कि मुझे एएफए ज्वाइन करना होगा और उनका मैस्कॉट बनना होगा। गैरी ने बहुत सोचा था। सच पूरी तरह बताना मुमकिन नहीं था, लेकिन सब छिपाना भी असंभव था। इसलिए उसने सच और झूठ को मिला दिया, बस इतना कि एमी और सवाल न पूछे। लेकिन अगले ही पल एमी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वसिस्की, तुम इतनी खतरनाक चीज कर रहे हो हमारे लिए, और अब हम साथ भी नहीं रहेंगे। गैरी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी छाती से लगा लिया। 15 मिनट तक एमी रोती रही, फिर धीरे धीरे शांत हुई। चलो, गैरी मुस्कुराया, बर्नहम हाई स्ट्रीट चलते हैं। आज की दावत मेरी तरफ से। वह अपनी बहन की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उसकी खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। दोनों ने एक स्टेक हाउस चुना, जो जाहिर है गैरी की पसंद थी। एमी को कोई आपत्ति नहीं थी। स्टेक उनके लिए लग्जरी था। वह सोच रही थी, अगर गैरी जा रहा है तो कम से कम आज उसे खुश रखना चाहिए। खाने के दौरान वे पुरानी यादों पर हंसे, बचपन की बातें की। फिर धीरे धीरे बात भविष्य पर आ गई। गैरी जल्द ही जा रहा था। एमी को व्हाइट के साथ रहना होगा। अगर उसे कभी जरूरत पड़े और गैरी से संपर्क न हो पाए, तो ओलिविया और खाई के नंबर अब उसके फोन में सेव थे। मेन्यू के दाम देखकर एमी बार बार हिचकिचा रही थी। पक्का ये बहुत महंगा है, वह फुसफुसाती। वेटर कई बार आया और हर बार वह उसे वापस भेज देती। आखिर गैरी ने खुद ऑर्डर कर दिया। आखिरकार एमी ने इतना खाया कि उसे लगा पेट फट जाएगा। जब वे उठे, एमी ने पूछा, तुमने पेमेंट नहीं की? गैरी मुस्कुराया, वॉशरूम से लौटते समय कर दी। दरवाजे पर दो वेटर्स खड़े थे। उनमें से एक जैसे आगे बढ़ने वाला था, लेकिन दूसरे ने होंठों से कहा, फाइन। गैरी ने दोनों को धन्यवाद दिया और बाहर निकल गया। अंदर उन्होंने करीब 300 पाउंड्स का खाना खाया, और तुमने उन्हें जाने दिया? वो तो बच्चे हैं, पहले वेटर ने पूछा। दूसरा हल्का मुस्कुराया। ओलिविया पर्ल का आदेश है, अगर कभी ग्रीन हेयर्ड लड़का दिखे, उसे चार्ज मत करना। बर्नम फूड स्ट्रीट के हर रेस्टोरेंट को यही कहा गया है। पहले वेटर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ओलिविया पर्ल, तब तो समझ में आता है, लेकिन वह लड़का है कौन? उसके अपने लोग भी फ्री में नहीं खाते। उधर भाई बहन को इन बातों का अंदाजा भी नहीं था। रात की सड़क पर चलते हुए एमी ने कहा, तुम्हें नहीं लगता स्लफ बदल रहा है? कम लड़ाइयां, कम गैंग्स, मुझे अब अपना शहर थोड़ा अच्छा लगने लगा है। गैरी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, चीजें बदल रही हैं, और मैं खुश हूं। मॉम के साथ जो हुआ, वैसा किसी और के साथ ना हो। कलर गैंग्स को खत्म करने का आदेश वही दे चुका था। पिंसर्स, हाउलर्स, अगर कोई भी उन्हें देखे तो चेतावनी दे और उस दिन के हमले की जानकारी निकाले। एमी ने चलते चलते कहा, गैरी,
चाहे तुम बड़े एएफए चैंपियन बन जाओ, स्लाव को मत भूलना। पैसे से इसे बेहतर जगह बनाना, यह सच में अच्छा शहर बन सकता है। गैरी ने उसके सिर पर हाथ रखा। यह मेरा शहर है। घर लौटकर उसने एमी की पैकिंग में मदद की। मूविंग कंपनी सुबह आने वाली थी, उसके बाद वह चला जाएगा। उसने आखिरी पल तक यह बात छिपाई थी, क्योंकि वह जानता था एमी डर जाएगी। पैकिंग के बीच एमी कुछ पुराने लेटर्स देख रही थी। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा। गैरी, अगर हम यहां नहीं रहेंगे तो डैड हमसे संपर्क करने की कोशिश करें तो क्या होगा? सब कुछ तय होने के बाद गैरी एएफए के ट्रायल्स के लिए निकल गया। दोस्तों और जान पहचान वालों ने उसे विदा किया, मुस्कुराते हुए, मजाक करते हुए, ताकि वह कम से कम चिंता करे। उधर एमी अब व्हाइट के साथ रहने लगी थी। दोनों की अच्छी बन रही थी। व्हाइट कम बोलती थी, लेकिन एमी को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। कम से कम वह अकेली नहीं थी। और उन्हें पता भी नहीं था कि बाहर जाते समय या स्कूल आते जाते वक्त दो गार्ड्स चुपचाप उनकी सुरक्षा कर रहे होते थे। अब बारी थी हाउलर्स की अगली चाल की। गैरी के जाने से पहले उसने ओरिजिनल गैंग और टाइलर के साथ एक मीटिंग तय की थी, क्योंकि इस काम में टाइलर की भी भूमिका रहने वाली थी। सुबह के लिए पूल क्लब बंद रखा गया था। सब एक मेज के चारों ओर बैठे थे। हम सब एक ट्रिप पर जा रहे हैं, काई ने मुस्कुराते हुए शुरुआत की। ट्रिप? मतलब स्लाव से बाहर? लेकिन यहां अभी बहुत काम बाकी है। केविन सेकेंडरी स्कूल में जाने वाला है, इनू ने शिकायत की। वाह, तुम्हारी उम्र में बच्चा भी है, लगभग ऐसे जैसे तुम फादर हो और सुजैन मदर। मरी ने चुटकी ली। इनू का चेहरा लाल हो गया। उसने इनकार नहीं किया। उसके दिमाग में पहले ही वह और सुजैन हाथ पकड़े खड़े थे। ये सब बाद में, ये जरूरी है। याद है डार्क गिल्ड ऑक्शन हाउस? 2 दिन बाद ऑक्शन है, हमें तैयारी करनी है। डार्क गिल्ड ऑक्शन हाउस? टाइलर ने पूछा। वह पिछली बार मौजूद नहीं था। ऑस्टिन मुस्कुराया। वह ऑक्शन हाउस जहां लगभग सब कुछ बिकता है, लेकिन खासकर एंटी ऑल्टर्ड वेपन्स और ऑल्टर्ड डीएनए। काय ने समझाया, इस बार ऑक्शन मोरफ्रेंड सिटी में है। टियर 1 सिटी डार्क गिल्ड का सीधा नियंत्रण। आमतौर पर वे अलग अलग शहरों में छोटे ऑक्शन रखते हैं, लेकिन इस बार अपने ही शहर में, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। हम टियर 1 सिटी जा रहे हैं? मरी की आंखें चमक उठी। उसे शॉपिंग मॉल्स की कल्पना ही रोमांचित कर रही थी। ऑस्टिन ने सिर हिलाया। और बाकी गैंग्स भी यही सोच रहे होंगे। मतलब देश भर से बड़े गैंग्स आएंगे। कमरे में एक पल को सन्नाटा छा गया। अंडरडॉग्स टियर 3 गैंग थे, और उनसे निपटना ही कितना मुश्किल था। यहां तो उससे भी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। काय ने उन्हें शांत किया। ऑक्शंस में आमतौर पर ट्रबल नहीं होता। डार्क गिल्ड को नाराज करने की हिम्मत कोई नहीं करता। असली लड़ाइयां बाद में होती हैं। फिर उसने असली मुद्दा रखा। हमारा लक्ष्य ऑल्टर्ड डीएनए। कमरे का माहौल बदल गया। डर की जगह उत्साह ने ले ली। इनू और ऑस्टिन दोनों की मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि आंखें गायब हो गईं। मुझे पता है मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन तुम क्यों? इनू ने पूछा। ऑल्टर्ड डीएनए, ऑस्टिन ने कहा। अब हम भी काई, ओलिविया और गैरी की बराबरी कर सकेंगे। पहला हक मेरा है, इनू बोला। मैं तुमसे पहले हाउलर्स में था। कुछ दिन पहले से उससे क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रॉन्गेस्ट को मिलना चाहिए, और वह मैं हूं। ऑस्टिन ने जवाब दिया। तुम? मरी भी बीच में कूद पड़ी। किसने कहा एक ही ट्यूब खरीदेंगे? गैंग की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, और टेक्निकली मैं सबसे पहले थी, सो आई गेट डिब्स। तीनों बहस में उलझ गए। खाई सही समय ढूंढ रहा था बीच में बोलने का, लेकिन मौका ही नहीं मिला। आखिर उसने टेबल पर हाथ पटका। लकड़ी में दरार पड़ गई। सब तुरंत शांत। उन्हें पिछली रात की याद आ गई, जब वही खाई लगभग ऊन पर टूट पड़ा था। दुर्भाग्य से, काय ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन खरीदने के पैसे हैं। बहुत खींचतान करें तो शायद दो, लेकिन अभी फंड खाली नहीं करना चाहते। सबकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी। भविष्य में और मिल सकते हैं, लेकिन कौन लेगा ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डीएनए मिलता है और किसके लिए सबसे सूटेबल है। गैंग के लिए जो बेस्ट होगा वही करेंगे। कमरे में धीरे धीरे सहमति बन गई। अगले 2 दिन उत्साह में बीते। टियर 1 सिटी की यात्रा, टॉप गैंग्स के बीच ऑक्शन, ऑल्टर्ड डीएनए का मौका। आखिर वह दिन आ गया। टाइलर एक लंबी काली लीमो लेकर पहुंचा। दरवाजा खुला। हाउलर्स मॉरफ्रेंड सिटी की ओर रवाना हुए, डार्क गिल्ड के नियंत्रण वाले शहर में, जहां सिर्फ पैसा नहीं, ताकत की बोली लगती थी। लिमोजीन की सवारी पूरे गैंग के लिए असाधारण थी। रास्ते भर वे अलग अलग बातों में उलझे रहे, पर अधिकतर चर्चा गैरी को लेकर थी। वह एएफए में अपने ट्रायल्स में कैसा कर रहा होगा।
चूंकि उसकी ओर से अब तक कोई संदेश नहीं आया था, उन्होंने इसे एक अच्छा संकेत मान लिया। धीरे धीरे बातचीत आज की मंजिल की ओर मुड़ गई। तुम सब नर्वस क्यों हो? आज के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, खाई ने कहा। तुम नर्वस नहीं हो? इनू ने पलटकर पूछा। हम ऐसे बैटलफील्ड में जा रहे हैं जहां देश के सबसे बड़े गैंग्स होंगे, और तुम जानते हो वे कैसे होते हैं। कुछ तो अंडरडॉग्स से भी वर्स होंगे। एक गलत नजर और शायद वे हमें मिटाकर हमारा टाउन ही ले ले। तो फिर कुछ स्टूपिड मत करना, ऑस्टिन ने चिढ़ाया। ओह रुको, शायद वो तुम्हारे बस में नहीं। इनू दांत भींचकर जवाब देने ही वाला था कि तभी सामने बोर्ड दिखा। वेलकम टू मोरफ्रान सिटी। बोर्ड पार करते ही गाड़ी एक लंबे टनल में दाखिल हो गई, और उसी क्षण माहौल बदल गया। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पूरा टनल सीमलेस डिजिटल स्क्रीन से ढका था। हर दीवार पर चलती हुई एक एडवर्टाइजमेंट, एक पेय पदार्थ का प्रचार जिसमें एक मेल और फीमेल मॉडल दिखाई दे रहे थे। अरे, ये लूलू और मैथ्यू नहीं है? दोनों टॉप 10 ऑल्टर्ड्स में आते हैं। इनू ने इशारा किया। टीयर 1 सिटीज उन्हें अफोर्ड कर सकती हैं, खाई ने समझाया। हर टीयर 1 सिटी के पास एएफए के कुछ स्टार्स होते ही हैं। आगे जाकर गाड़ी रुक गई। टनल के अंत में एक सुरक्षा बैरियर था जो हर वाहन की लाइसेंस प्लेट स्कैन कर रहा था। उनकी बारी आई तो सिर्फ लाइसेंस प्लेट ही नहीं, गाड़ी के हर व्यक्ति की फोटो ली गई। कुछ क्षणों बाद बैरियर खुल गया। काफी कड़ा सिक्योरिटी सिस्टम है, मेरी ने कहा। अधिकतर टीयर 1 सिटीज में ऐसा होता है, काय ने उत्तर दिया, ताकि जो ट्रबल करे वह बाहर न निकल सके। टनल्स ही आमतौर पर एंट्री का एकमात्र रास्ता है, जब तक कोई हेलीकॉप्टर से न उतरे। क्षण भर के लिए सबके मन में एक दृश्य उभरा। किंग्स के बीच वॉर। यदि वे उसके बीच फंस जाएं, तो बस विनाश ही होगा। अंततः गाड़ी टनल से बाहर निकली। वे टीयर 1 सिटी में प्रवेश कर चुके थे। सच तो यह था कि काय ने भी पहले कभी ऐसा शहर नहीं देखा था। यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, टाइलर ने विंडशील्ड के पार देखते हुए कहा। उसका ध्यान सड़क से अधिक दृश्य पर था। जब कोई सिटी शब्द सुनता है तो ऊंचे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स की कल्पना करता है, पर यहां ऐसा नहीं था। यहां विशाल हरे पार्क्स थे और अलग अलग स्थानों पर फैले भव्य मैंशंस। स्काईस्क्रेपर्स थे, पर वे अधिकतर ऑफिस बिल्डिंग्स थे जिन पर विशाल एडवर्टाइजमेंट्स चमक रहे थे। समझ में आता है, काय ने कहा। टीयर 1 सिटीज में वही रहते हैं जो सचमुच टॉप ऑफ द टॉप है, पॉपुलेशन का टॉप 1%। यहां भीड़ नहीं होगी। कुछ अपार्टमेंट ब्लॉक्स अवश्य थे, पर वे उन लोगों के लिए थे जो टीयर 1 सिटी की प्रतिष्ठा चाहते थे, भले ही लाइफस्टाइल छोटा हो। शहर की बनावट में एक संतुलित सौंदर्य था। उनकी जिंदगी और हमारी कितना अंतर है, मैरी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। कौन जाने मैरी, काय मुस्कुराया। शायद एक दिन हम ये सब बदल दें। उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। डेमियन, काश तुम जिंदा होते। मैं इस दुनिया के साथ क्या करने वाला हूं, ये देख पाते। सैटेलाइट नेविगेशन का अनुसरण करते हुए वे ऑक्शन हाउस पहुंचे। वह इमारत शहर के आधुनिक ग्लास ढांचे से बिल्कुल भिन्न थी। शहर जहां मॉडर्न था, वहीं ऑक्शन हाउस विक्टोरियन एरा की भव्यता लिए खड़ा था। नक्काशीदार दीवारें, ऊंचे पिलर्स, विशाल प्रवेश द्वार, सामने विस्तृत गार्डन, फाउंटेन डिस्प्ले, सटीक तराशे हुए हेजेस और रंगीन फूल। पीछे भी खुला ग्रीन स्पेस था। स्थान अपेक्षा से अधिक भीड़ भाड़ वाला था। कई लक्जरी कार्स एक के बाद एक आ रही थी। वैलेट ड्राइवर्स गाड़ियों को दूर पार्क कर रहे थे। ऑक्शन हाउस के द्वार अभी बंद थे। बाहर पॉपअप बार लगा था जहां लोग ड्रिंक्स का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग महंगे सूट्स में थे, ऐसे वस्त्र जिनकी कीमत टीयर 3 सिटी के एक पूरे घर से अधिक हो सकती थी। कुछ अपने गैंग यूनिफॉर्म्स में थे। आई एम शेकिंग मैन, इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। सचमुच कांप रहा था। मुझे नहीं पता ये सब कौन है, यही सबसे डरावनी बात है। यह सच था। कई गैंग्स के नाम प्रसिद्ध थे, पर चेहरे अनजान। अधिकतर किंग सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आते थे। सब ध्यान से सुनो, काय ने गंभीर स्वर में कहा। फिलहाल किसी से बात मत करना। अगर कोई हमसे प्रश्न करे तो उसे मेरे पास भेज देना। यह कहते हुए उसने अपना ब्लैक एंड गोल्ड फॉक्स मास्क पहन लिया। तुम सबके पास मास्क हैं? सबने अपने मास्क निकाले और चेहरे के ऊपरी हिस्से पर पहन लिए। वे सादे काले रंग के थे। काय के मास्क जैसा विशिष्ट डिजाइन नहीं था। वे नए थे, छोटे थे, और इस गाड़ी में बैठे ओलिविया को छोड़कर हाउलर्स के पिलर्स थे। काय नहीं चाहता था कि उनकी पहचान उजागर हो। टाइलर भी मास्क पहनकर बाहर निकला। सबने अपना ब्लैक एंड गोल्ड यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अजीब मास्क ने कुछ लोगों का ध्यान खींचा। ये कौन है? पहले नहीं देखा।
कोई नया ग्रुप होगा, अटेंशन पाने की कोशिश, किसी ने लापरवाही से कहा। उच्च स्तर के ग्रुप्स ने जल्द ही ध्यान हटा लिया। केवल छोटे ग्रुप्स ने दोबारा देखा। हाउलर्स साथ रहे, काय आगे, शेष पीछे। वे ग्रास के पास खड़े होकर ड्रिंक्स लेने लगे। काय ने आत्मविश्वास से ऑर्डर दिया। भले ही वह अंडरएज था, पर किसी ने प्रश्न नहीं किया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स इस स्तर के इवेंट में उपस्थित होंगे। तभी भीड़ में किसी ने कहा, मुझे लगता है मैंने ये यूनिफॉर्म कहीं देखा है। क्या ये वही गैंग नहीं जो टीवी पर था? उस ब्रॉडकास्ट के बाद टियर 3 सिटीज में उनका नाम फैल चुका था। उनकी छोटी प्रस्तुति और यूनिफॉर्म ने असर किया था। पर खाई ने जो नहीं सोचा था वह यह कि भीड़ के पीछे खड़ा एक किंग उन्हें देख रहा था। उसके हाथ में ड्रिंक था। तो ये है हाउलर्स, जिन्होंने हाल ही में स्लफ पर कब्जा किया है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसका ड्रिंक हवा में वाष्पित हो गया। शायद इनसे बात करना उचित रहेगा। उसका नाम था सिन। If you're ready, I can continue with chapter 451 in the same cinematic narration style.